दोस्तों एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप या मोनार्की जैसे किसी भी दूसरे सिस्टम से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिटीजन्स में इक्वालिटी को प्रमोट करता है, व्यक्ति की डिग्निटी को इन्हांस करता है, इसकी वजह से अच्छे फैसले लिए जाते हैं, यह कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने का मेथड प्रोवाइड करता है और डेमोक्रेसी की वजह से गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। सिद्धांत के रूप में तो हमें डेमोक्रेसी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसकी रियलिटी कुछ और ही है और बिल्कुल इसीलिए हमें डेमोक्रेसी के परिणाम यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने की जरूरत है। आज दुनिया की लगभग 100 कंट्रीज डेमोक्रेटिक होने का दावा करती है और इन देशों में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और सिटीजन्स को कई अधिकार दिए गए हैं। मतलब डेमोक्रेसी के फीचर्स सभी देशों में कॉमन है, लेकिन इन कंट्रीज का सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट और कल्चर एक दूसरे से काफी अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग कंट्रीज का डेमोक्रेटिक अचीवमेंट डिफरेंट होगा। डेमोक्रेसी में लोगों का ऐसा इंटरेस्ट है कि उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी सभी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, और जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तब हम डेमोक्रेसी के आइडिया को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो डेमोक्रेसी के आउटकम को समझने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी कुछ ऐसे कंडीशंस जरूर क्रिएट कर सकता है जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सके, लेकिन एट द एंड हमें अपने गोल्स को खुद ही अचीव करना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे सारी सोशल प्रॉब्लम्स अचानक खत्म हो जाएंगी। अब आओ चैप्टर के दूसरे यूनिट में अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के रूप में डेमोक्रेसी के आउटकम्स को समझते हैं। डेमोक्रेसी में रूलर्स को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो डेमोक्रेसी का सही आउटकम यह होना चाहिए कि गवर्नमेंट जनता के प्रति अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेस इफेक्टिव होती है, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूलर्स बहुत क्विक डिसीजंस ले सकते हैं। उन्हें ना तो असेंबली में बातचीत करनी पड़ती है और ना ही पब्लिक ओपिनियन की चिंता होती है, जिस वजह से फास्ट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन भी ले सकती है जिससे लोगों को परेशानी हो। इसके अपोजिट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी भी डिसीजन तक पहुंचने से पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें सारा काम बातचीत और मोल जोल के आधार पर होता है, जिस वजह से डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल होने के साथ साथ ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरी बात यह भी है कि डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि सारे डिसीजन एक प्रोसेस के थ्रू ही लिए जाएंगे, और अगर कोई सिटीजन यह जानना चाहे कि फैसले के दौरान किन नियमों का पालन किया गया है तो उसे यह जानने का अधिकार है, और ना सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसे साधन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसे ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता कहा जाता है, और जनरली ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिसिंग होता है। अगर आप डेमोक्रेसी के एक्सपेक्टेड आउटकम को मेजर करना चाहते हैं तो इन 3 चीजों पर गौर करने की जरूरत है। पहला, रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दूसरा, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज, और तीसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। रेगुलर इलेक्शंस और ओपन पब्लिक डिबेट के मामले में ज्यादातर डेमोक्रेटिक सिस्टम सक्सेसफुल रही है, लेकिन कई बार इन इलेक्शंस में सभी को फेयर चांस नहीं मिल पाता और सारे डिसीजंस पब्लिक डिबेट के आधार पर नहीं लिए जाते। इसके साथ ही कई डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिटीजन्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाता। खैर, ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी के मामले में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में काफी बेटर है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से यह एक्सपेक्ट की जाती है कि वो लोगों की नीड और डिमांड का ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही पूरा सिस्टम करप्शन फ्री होगा, और इन दोनों मामलों में डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड इम्प्रेसिव नहीं रहा है। अक्सर गवर्नमेंट के द्वारा मेजर पॉपुलेशन के डिमांड को इग्नोर किया जाता है, और करप्शन का क्या हाल है ये आप सबको पता है। पर इस स्थिति को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम लेस करप्ट या मोर सेंसिटिव होती है। अब तक के सभी एस्पेक्ट्स को समझकर यह बात तो क्लियर है कि डेमोक्रेसी दूसरे सभी अल्टरनेटिव से बेटर है। भले ही यह स्लो हो सकती है, लेस इफेक्टिव हो सकती है, करप्ट हो सकती है, लोगों की डिमांड को इग्नोर कर सकती है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, और इसीलिए दुनिया भर के लोग डेमोक्रेसी के सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अब आइए चैप्टर के तीसरे यूनिट में इकोनॉमिक ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी के आउटकम्स को समझते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अच्छे गवर्नमेंट की उम्मीद होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर हम 1950 से 2000 के टाइमलाइन के रिकॉर्ड को देखें तो पता चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में डिक्टेटरशिप का रिकॉर्ड डेमोक्रेसी से बेहतर रहा है। हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव ना कर पाना चिंता का विषय तो है ही, लेकिन सिर्फ इस वजह से डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कंट्रीज पॉपुलेशन, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन विद द अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड मोर। तो थोड़े डेवलपमेंट डिफरेंसेज होने के बावजूद दूसरे आउटकम्स को कंसिडर करते हुए डेमोक्रेसी अनडाउटली दूसरे सभी सिस्टम से बेटर है। डेमोक्रेसी के इकोनॉमिक आउटकम्स को डिस्कस करते हुए आपके इस चैप्टर में 2 टेबल दिए गए हैं। पहले टेबल में डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के ग्रोथ रेट के बारे में बताया गया है, जिसमें डिक्टेटरशिप का परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है। दूसरे टेबल में कुछ कंट्रीज के इनकम इनइक्वालिटी को डिस्कस किया गया है, जिसमें साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की बॉटम 20% पॉपुलेशन का इनकम शेयर 3% से भी कम है। डेवलपमेंट के अलावा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करेंगे, मतलब कंट्री के ग्रोथ के साथ साथ देश के सभी लोगों का इंडिविजुअल ग्रोथ भी होगा, ताकि सभी लोग अपने लाइफ को बेटर कर सके। बट रियलिटी तो यही है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल जाता है, क्योंकि सभी लोगों के वोट का वैल्यू बराबर है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिल पाता। देश के कुछ टॉप लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, वहीं दूसरी तरफ देश की एक बड़ी आबादी अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करती है। गरीब वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन वोटर्स को खोना नहीं चाहती, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। और यह कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने में डेमोक्रेटिक सिस्टम अनसक्सेसफुल रहा है। अब आओ चैप्टर के अगले यूनिट में समझते हैं कि क्या डेमोक्रेसी की वजह से सिटीजन्स के बीच पीस और हार्मनी एस्टेब्लिश हो पाता है। देखो, किसी भी सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को परमानेंटली रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए नेगोशिएशन जरूर कर सकते हैं, और इस काम के लिए डेमोक्रेसी सबसे अच्छा ऑप्शन है। नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में सोशल डिफरेंसेज पर या तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता या उन्हें दबा दिया जाता है। इसका मतलब डेमोक्रेसी में सोशल डिफरेंसेज और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने की एबिलिटी है, लेकिन इसके लिए किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को 2 कंडीशंस ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन पर रूल करना नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी का ध्यान रखना होगा, ताकि गवर्नमेंट जनरल व्यू को रिप्रेजेंट कर सके। एंड एज वी ऑल नो कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। दूसरे कंडीशन में यह समझना होगा कि मेजॉरिटी के रूल का मतलब किसी विशेष रिलीजन, रेस या लैंग्वेज ग्रुप का रूल नहीं होता, बल्कि मेजॉरिटी के रूल का मतलब यह है कि हर डिसीजन या इलेक्शन के दौरान अलग अलग लोग या ग्रुप्स मिलकर मेजॉरिटी फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि असल मायनों में डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी है जब देश के हर सिटीजन को मेजॉरिटी में आने का मौका मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर मेजॉरिटी में आने से रोका जा रहा है तो वहाँ डेमोक्रेसी होने का क्या फायदा। अब आओ चैप्टर के सबसे लास्ट यूनिट में समझते हैं कि सिटीजन्स की डिग्निटी और फ्रीडम के मामले में डेमोक्रेसी का क्या आउटकम है। डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करने के मामले में डेमोक्रेसी दूसरे किसी भी सिस्टम से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में फ्रीडम के डिमांड को समझा जाता है। दुनिया भर की डेमोक्रेसीज ने अपने अपने लेवल पर इस चीज को समझा है कि ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। महिलाओं की डिग्निटी के बारे में सोचकर देखो, आपको पता है कि शुरू से ही ज्यादातर समाज में मेल यानी पुरुषों का डोमिनेशन था, लेकिन लंबे स्ट्रगल के बाद महिलाओं ने सोसाइटी को यह रियलाइज करवाया कि महिलाओं को रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट देना डेमोक्रेसी का एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन अगर यह चीज सिद्धांत के रूप में भी लागू हो गई तो इसके लिए स्ट्रगल करना आसान हो जाएगा। यही सेम चीज कास्ट इनइक्वालिटी के मामले में भी लागू होती है। डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छी खासियत है कि इसमें एग्जामिनेशन यानी जांच पड़ताल का भी खत्म नहीं होता। लोगों को डेमोक्रेसी की वजह से जैसे ही थोड़ा बेनिफिट मिलता है वो और बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं। जब लोगों से इसके फंक्शनिंग के बारे में पूछा जाता है तो लोग एक्सपेक्टेशन के साथ साथ अपनी कंप्लेंट्स भी बताते हैं, और शिकायतों का बने रहना डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि इसका मतलब लोग अपने रूलर्स के प्रति अवेयर हैं। आज ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि वोट की वजह से
सरकार के काम करने के तरीके पर असर पड़ता है और ये रियलिटी है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ ही क्लास 10th के सिविक्स के सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। प्रीवियस सभी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन या फिर नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बताओ। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।